पेडागोगी के प्रीवियस ईयर के सेशन में ये आपका सेकेंड पार्ट है और हम लोग 2011 में पूछे गए प्रश्नों को ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हम 2012 के प्रश्नों को लेके आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में असफल है। ऑप्शन बी है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन सी है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन डी है कि स्वयं बच्चों के द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक को सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं है। यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु जो थीम है हमारी वो सबसे बेस्ट होगी। ऑप्शन ए है मेरा विद्यालय, ऑप्शन बी है मेरा परिवार, ऑप्शन सी है मेरा प्रिय मित्र और ऑप्शन डी है मेरा पड़ोस। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि छोटे बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से किस परिवेश में घुले मिले हैं, तो अपने परिवार में, इसलिए उनके लिए मेरा परिवार जो है वो सबसे अच्छी विषय वस्तु होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को 4 ऑप्शंस इस प्रकार है। पहला है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन बी है समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन सी है सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। ऑप्शन डी है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह शो और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कि वह किस रोग से ग्रसित है, तो डिसलेक्सिया से। ठीक है, क्योंकि डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक शब्द के अक्षरों का अंतर नहीं कर सकता एवं शव के स्थान पे वाज लिख सकता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन ए है समस्या मौलिक होती है, ऑप्शन बी है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, ऑप्शन सी है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, ऑप्शन डी है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन ए है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन बी है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ऑप्शन सी है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, या फिर ऑप्शन डी है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ही अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस प्रकार है कि चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया चयन, ऑप्शन सी है श्रेणीकरण, ऑप्शन डी है पूर्व प्रक्रम। अब इन चरणों का सही क्रम क्या होगा, 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चिंतन के सूचना का प्रक्रम का सिद्धांत जो है वो सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण पे निर्धारित होता है, उसके बाद श्रेणीकरण होता है, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन होता है और लास्ट में जो है हमारा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेणी बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में पाई जाती है। ऑप्शन बी है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़के में पाई जाती है, ऑप्शन सी है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, ऑप्शन डी है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सीखने संबंधित निर्योग्यताएं वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है। सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से उत्तर न मिलने पर
वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वह, ऑप्शन ए है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ऑप्शन बी है, अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन सी है, मोहन के पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। या फिर ऑप्शन डी, राधिका के किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है कि मोहन के पक्ष को लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, जिससे शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है शिवाय, ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की क्षमताएं, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की त्रुटियां, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों एवं उनकी अधिगम शैलियों को ध्यान में रखता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ऑप्शन बी है कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऑप्शन सी है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन डी है कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले का लड़का जो है वो अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बुद्धि लब्धि जो है वो सामाजिक आर्थिक स्तर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है दौड़ना, ऑप्शन बी है लिखना, ऑप्शन सी है चढ़ना, ऑप्शन डी है फुदकना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ऑप्शन बी, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, ऑप्शन सी है कि उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक कम होता है, ऑप्शन डी है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चन को बिल्कुल भी सेटिस्फाई करने वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ऑप्शन बी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, ऑप्शन सी है आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन डी है कि जीवन के बारे में परितृप्त के भाव। तो यहाँ पे है जो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पे आपका डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है बल्कि यह एक प्रकार का विकार है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चों के लिखावट एवं समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। ओके, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आंशिक पुनर्बलन क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, ऑप्शन बी है वास्तविक कक्ष में अनप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ऑप्शन डी है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है।
ऑप्शन डी क्यों सही है? क्योंकि आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इसमें छात्र को किसी अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता। इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन ए है अनुशासित स्वभाव, ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ऑप्शन सी है कि परीक्षण करने की प्रवृत्ति, या फिर ऑप्शन डी स्मृति। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन ए है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलापन की अनुमति होती है, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, ऑप्शन सी है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है, या फिर ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकरण करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, ऑप्शन ए है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, ऑप्शन बी है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन सी है कार्य परिहार अभिविन्यास, या फिर ऑप्शन डी है नैपुण्यता विन्यास। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, क्योंकि जिन विद्यार्थियों के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक डैश के अलावे निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है, ऑप्शन ए है कि सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, ऑप्शन बी है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने, या फिर ऑप्शन सी है कि मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, या ऑप्शन डी है कि मुक्त खेल के लिए समय देना। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है हमारे क्वेश्चन को, क्योंकि शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं कि रूपिम, ऑप्शन बी है स्वनिम, ऑप्शन सी है संकेत प्रयोग विज्ञान, ऑप्शन डी है वाक्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि स्वनिम बोलचाल की भाषा के उच्चरित रूप की वह न्यूनतम विशेषता है जिसके द्वारा किसी कही गई बात का कही जाने वाली किसी अन्य बात के अंतर स्पष्ट किए जाते हैं, और स्वनात्मकता दृष्टि से किसी भाषा में सामने स्वनों का समूह जिनके वितरण का एक ढांचा होता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय ऑप्शन ए है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, ऑप्शन बी है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी है बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी है कि विषयों के विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि तीनों एग्जिस्ट करते हैं सिवाय ऑप्शन सी के। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से
अभिप्रेरित करता है? ऑप्शन ए है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है बहुत सरलता या कठिन लक्ष्यों का चयन करने में प्रवृत्ति जो होती है हमारी वो, या फिर ऑप्शन सी जो है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या ऑप्शन डी है कि बाह्य कारक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बुद्धि लाभांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है कि उच्च रूप से। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है IQ दिया हुआ है, ठीक है, IQ 75 है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी रियल एज है यानी मेंटल एज आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको MA मेंटल एज आपसे पूछा गया है, ठीक। और क्या दिया हुआ है? करेंट एज यानी कि CA आपको दिया हुआ है 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाई करेंट एज इंटू 100, ठीक है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 75 इज इक्वल टू MA मेंटल एज आपसे पूछा गया है और करेंट एज है 16 और यहाँ पे इंटू में आप 100 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन जो है C आएगा यानी कि 12, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि विद्यार्थियों का समावेशन, ठीक है, यही हमसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय संवेदनशील बनाना, सही जवाब है। पृथक्करण जो है पृथक्करण वो गलत जवाब है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्यालयों में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि शिक्षकों के द्वारा उनकी लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, तो यही ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है आपके क्वेश्चन को, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कि यह हाथों से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, बिल्कुल नहीं। यह व्यक्तिक जो है भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा 2012 में पूछा गया आखिरी सवाल है पेडागोगी का, वो है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि सबसे पहले जो है आवासीय विद्यालय खोलना हो जाएगा, उसके बाद है कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने का कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, उसके बाद क्या है कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन बच्चों को घर से लेकर आए। ऑप्शन 4 जो है हमारा वो है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। तो ये बहुत ही इजी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि आपको क्लियरली पता है कि ना ही ऑप्शन डी होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है आपके क्वेश्चन को, ठीक है। एंड डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप लोग अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशंस करो। ऑल द बेस्ट।
प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।